हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल 360 डिग्री जीएस में। और मैं अमित कुमार एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसमें बराबर कन्फ्यूजन हम सब लोगों के मन में बना हुआ रहता है। और ये जो वीडियो है ये है जैसे आवासीय प्रमाण पत्र आप बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर बनवाते हैं, इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है। ये कितने दिन वैलिड रहेंगे, किस डेट से किस डेट तक वैलिड रहेंगे, कौन जो है वो पूरे लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, कौन 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, कौन 6 महीने पे चेंज होगा। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। महिला का जाति निर्धारण किससे होगा, अगर 2 अलग अलग जातियों में हुआ तो उनका जाति का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, या फिर उनके बच्चे होंगे तो उनका जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। बात करते हैं वीडियो को, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी व्यक्ति विशेष की अगर जाति है तो उसका निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होगा, न कि उसकी माँ की जाति के आधार पर होगा। अगर किसी महिला का जाति प्रमाण पत्र बनना है तो वो पति के आधार पर नहीं बनेगा, बल्कि उसके पिता की जाति के आधार पर वो प्रमाण पत्र तैयार होगा। ये बात आपको जान लेना है। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में क्या है, जाति व्यवस्था एक ठोस वस्तु है, एक लकीर की तरह है जिसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये भी बात सत्य है कि भारत में आप जब चाहे धर्म बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं। जाति मृत्यु के बाद ही बदलेगी, यही हमारा सिस्टम भी है। और कई तरह की शादियों में देखते हैं कि अलग अलग जातियों के बीच शादी संपन्न होता है, तो ऐसे में महिला का जाति कभी नहीं चेंज होगा और ना ही पुरुष का जाति ही चेंज होगा। दोनों की अपनी अपनी जाति बनी रहेगी। अलग अलग जाति में शादी होने के बावजूद पुरुष एवं महिला का जो जन्मजात जाति है वो बरकरार रहेगा। लेकिन उनके जो बच्चे हैं उनकी जाति का निर्धारण कैसे होगा, तो बच्चों की जाति का निर्धारण उनके पिता की जाति के आधार पर होगा, न कि उनकी माता की जाति के आधार पर। क्योंकि माता की जाति का बच्चे की जाति निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी बच्चों की वही जाति मानी जाएगी जो उनके पिता की जाति होगी। अगले पॉइंट की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहता है, यानी उसकी वैधता हमेशा बनी रहती है। इसे हर साल बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आवश्यक कार्य में जाति प्रमाण पत्र की मूल कॉपी नहीं जमा होती है। हाँ, ज़रूरत है जहाँ जमा करने की तो वहाँ पर सिर्फ उसकी जेरॉक्स कॉपी या छाया प्रति ही जमा होती है। अगर कोई मूल कॉपी जमा करने के लिए कह रहा है तो वो चेक करके तुरंत उसे लौटाने का नियम है। इसी तरह बात करें आवासीय प्रमाण पत्र की, तो अस्थायी जो आवासीय प्रमाण पत्र होता है उसकी वैधता हमेशा के लिए रहती है, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र। और एक जारी होता है अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, इसकी वैधता जो है वो निर्गत तिथि से 1 साल के लिए होती है। जब वो जारी किया गया है उससे लेकर अगले साल उसी डेट तक के लिए 1 साल तक अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता होती है और अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा रहती है। आगे बात करें तो आय प्रमाण पत्र जो है इसकी मान्यता या वैधता जो है वो निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है, जिस डेट को यह जारी किया गया उस डेट से लेकर अगले डेट तक। जबकि इसमें कई बार हम लोग कन्फ्यूजन होता है कि वित्तीय वर्ष के अनुसार हम लोग काउंट करते हैं कि जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। मान ली किसी ने अगर अक्टूबर में बनाया तो वो अक्टूबर से मात्र नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 ही महीना वैलिड रहेगा, नहीं, वो इस अक्टूबर से अगले अक्टूबर वित्तीय वर्ष तक भी वैलिड रहेगा। तो वित्तीय वर्ष से नहीं कन्फ्यूज होना है, आय प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से 1 वर्ष काउंट करना है। अगला है कि कहीं भी अगर आप सत्यापन कराते हैं काउंसलिंग के लिए अपना मूल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर जमा करते हैं तो उसे चेक करके सारे मूल डॉक्यूमेंट को फिर से लौटान देने का नियम है। राज्य के परीक्षा हो या सेवा हो, उसमें राज्य के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो अस्थायी निवासी है, उन्हीं को आरक्षण देने का नियम है यह। आगे बात करें जो दिव्यांगजन हैं उनको भी सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के समय 4% आरक्षण दिया गया। क्षैतिज आरक्षण 4% सीट उनके लिए रिजर्व रहेगा। इसी तरह महिलाओं के लिए भी क्या है, सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में 35% आरक्षण है। महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण है सरकारी सेवाओं में। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, नाती हैं या नतनी हैं, इन सब को भी सरकारी सेवाओं में नौकरियों में 2% क्षैतिज आरक्षण दे। एक बात और ध्यान देना है कि कई बार क्रीमी लेयर को लेकर कन्फ्यूजन होता है, तो ये मैं आपको बता दूं, क्रीमी लेयर में जो है उनका तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनेगा ही बनेगा। और जो क्रीमी लेयर में नहीं है और उस वर्ग से रिलेटेड है और क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, उन्हें बार बार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो होता है वो बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बना लिया तो आप कहीं भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ पुराने वाले जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है उसका जेरॉक्स कॉपी और एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है हर फॉर्म के साथ, उसको भर कर देंगे तो आपका आवेदन स्वीकार करने का नियम है। यानी पुराना क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अंडरटेकिंग, यह काफ़ी है। आगे बात करते हैं WBC
जिसे हम लोग पिछड़े वर्गों की महिला के नाम से भी जानते हैं। तो WBC पिछड़े वर्गों की महिला में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है पिछड़ा वर्ग से, लेकिन यहाँ पिछड़े वर्गों की महिला का मतलब है इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिला से है। यानी WBC अगर हम लोग बोले पिछड़े वर्ग की महिला बोलें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ये चारों ग्रुप की महिलाओं का मतलब पिछड़े वर्ग की महिला से। और ये जो WBC में है पिछड़े वर्गों की महिला जो हैं उनको सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में जॉब में 3% ऊर्ध्वाधर आरक्षण दे है। और ये जो 3% आरक्षण जो है ये 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है उसके अलावा है, उसके अतिरिक्त, उसके अंदर नहीं है। 35% अलग है महिलाओं के लिए, फिर अलग से 3% WBC यानी पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इस जानकारी के अलावा भी आपको इससे संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर इसी तरह के यूजफुल वीडियो को मैं लाता रहूँगा और फिर आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।